ईरान ने कहा कि भारत को छबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर करने की जो खबर सामने आई थी, इसके पीछे कुछ लोगों की साजिश थी। अभी इसी तरह की एक और खबर सामने आई है जहां पर यह सुनने को मिला है कि श्रीलंका के साथ भारत का जो कोलंबो पोर्ट को लेकर डील हुआ था उससे कैंसिल किया जा सकता है। और अगर अभी भारत कुछ नहीं करता है तो श्रीलंका में भारत अपना डिप्लोमेटिक होल्ड हमेशा के लिए खो सकता है। डीआरडीओ की तरफ से अभी एक नई ड्रोन को बनाया गया है। साथ ही रुद्रा हेलीकॉप्टर को अभी अपाची हेलीकॉप्टर के साथ लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। वहीं पर इंडियन नेवी की फाइटर जेट को अभी लद्दाख में क्यों डिप्लॉय किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्यों NSAM-2 सिस्टम को खरीदने के लिए इनकार कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आप सबको याद होगा भारत यूनाइटेड स्टेट्स से NSAM-2 सिस्टम को खरीदने वाला था। इस डील की कीमत लगभग $1 बिलियन के आसपास की होने वाली थी और इसमें भारत को दो तरह के मिसाइल मिलने वाले थे, जिसमें एक M120 और दूसरा M9X मिसाइल होने वाली थी। इन सिस्टम को शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी लाइव फर्स्ट डिफेंस में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इन सिस्टम को इंडक्ट करने के लिए इनकार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऑफिशियल लेवल में गवर्नमेंट को बताया गया है कि वो अभी NSAM-2 सिस्टम के बदले DRDO की VLSR-SAM को इंडक्ट करना चाहते हैं। कुछ ही दिन पहले अपडेट सामने आया था कि DRDO अभी अस्त्र मिसाइल को बेस करके एक शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली है, जो कि लगभग NSAM-2 सिस्टम के साथ कंपेरेबल है। इसकी दो वेरिएंट बनने वाले थे, जिसमें से पहला वेरिएंट एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होने वाली थी और इसको इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जाएगा, जबकि दूसरा वेरिएंट एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाली थी जिसको इंडियन नेवी इस्तेमाल करने वाली है और इसको आगे चल के हमारे बैरक 1 सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अभी वो NSAM-2 सिस्टम के बदले DRDO के सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण भी हैं, जैसे कि NSAM-2 सिस्टम में कुछ भी लोकल सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि हमारे पास अभी आकाश और QR-SAM जैसे सिस्टम मौजूद है, जो कि लगभग सेम कैटेगरी की एयर डिफेंस सिस्टम है। तीसरा पॉइंट ये कि हमारे पास अभी रशियन और इजरायली सिस्टम मौजूद है। साथ ही अगर हम US ओरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर खरीदते हैं तो ये रशियन सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं होगा। वहीं पर अगर हम एक इंडियन मेड सिस्टम को यहाँ पर इंडक्ट करते हैं तो ये बोथ रशियन सिस्टम के साथ और इजरायली सिस्टम के साथ काम कर सकता है। वैसे ही कुछ कारण की वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी NSAM-2 के बदले DRDO की VLSR-SAM को खरीदने का फैसला किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जुलाई के एंड तक हमने 4 लाख सब्सक्राइबर मार्क को पार करने का एम रखा था, लेकिन हम अभी भी काफी पीछे चल रहे हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अगले साल तक 4 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं और इसी के साथ ही 2021 में भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 6 और एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए भी ऑर्डर दिया जा सकता है। ये अभी इंडियन नेवी के सबसे बेहतरीन मैरीटाइम सर्वेलेंस, रिकॉनेंस या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है और इनको स्पेशली नेवल मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी तरह के सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इनको लाइट वेट टॉर्पेडो या फिर हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल से इक्विप किया जा सकता है, जिससे ये किसी भी सबमरीन को मार गिरा सकता है। अभी इनको ईस्टर्न लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया है। साथ ही हमारे नेवी की जो MiG-29 फाइटर जेट है उनको भी अभी लद्दाख में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। इस निर्णय को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से लिया गया है, जिसमें इंडियन नेवी के फाइटर जेट अभी इंडियन एयरफोर्स के बेस में डिप्लॉय किए जाएंगे और वहां से जॉइंट पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही इमरजेंसी का ध्यान रखते हुए जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे। तो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के साथ साथ इंडियन नेवी के फाइटर जेट को भी अभी लद्दाख के ऊपर कैप मिशन में डिप्लॉय किया जाएगा। इससे होगा क्या कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच आपस में तालमेल बिठाने के लिए हमको काफी मदद मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये कि हमारे पास अभी 40 से 45 MiG-29 के फाइटर जेट मौजूद है, जिनको मेनली INS विक्रमादित्य से ऑपरेट किया जाता है या फिर इनको INS हंसा बेस से ऑपरेट किया जाता है। पर अभी अगर हम इनको लद्दाख में डिप्लॉय करेंगे तो INS विक्रमादित्य से किसको ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि INS विक्रमादित्य को भी अभी इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज एक्टिविटी के खिलाफ डिप्लॉय किया गया है और इंडियन नेवी भी अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज को कर रही है। तो ऐसे में INS विक्रमादित्य को भी MiG-29K की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इंडियन नेवी को अभी पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि इंडियन ओशन रीजन में एक भी चाइनीज वेसल मौजूद नहीं है, जिस वजह से शायद वो नेवल फाइटर जेट को लद्दाख की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं।
अगला अपडेट HAL की रुद्र हेलीकॉप्टर को लेके है। ये ध्रुव हेलीकॉप्टर का एक आर्म्ड वर्जन है और रिसेंटली लद्दाख में इनको स्पॉट किया गया है। इस तरीके के टोटल 78 हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया गया था और इसमें से अभी इंडियन आर्मी के पास 50 हेलीकॉप्टर फुल्ली ऑपरेशनल कंडीशन में है और अभी बॉर्डर टेंशन का ध्यान रखते हुए लद्दाख में इनको डिप्लॉय किया गया, जहां पर ये अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर रेगुलर पेट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इन हेलीकॉप्टर्स में एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है, जिसे हम हेलीकॉप्टर की नहीं बल्कि हमारी लापरवाही कह सकते हैं। अभी रुद्र हेलीकॉप्टर से सिर्फ 70 mm की रॉकेट के साथ साथ 20 mm की मेन गन को फायर किया जा सकता है, लेकिन रुद्र हेलीकॉप्टर से एयर लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल और एयर टू एयर मिसाइल भी फायर किया जा सकता है और इसके लिए रुद्र हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से कैपेबल है। पर अभी तक इसमें कोई भी एंटी टैंक मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेट नहीं किया गया है और ना ही इसके लिए वेपन वगैरह खरीदे गए हैं। इसकी प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो वो हेलिना मिसाइल है, जिसकी टेस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका सीरीज प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, जिस वजह से 2019 में ध्रुव हेलीकॉप्टर की इस आर्म्ड वर्जन में फॉरेन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट करने का विचार किया गया था, जिसमें स्पाइक और PARS-L3 मिसाइल में से किसी एक को सिलेक्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। और ये अटैक हेलीकॉप्टर के लिए एक सीरियस इशू है, क्योंकि एंटी आर्मर रोल के लिए ये मिसाइल काफी मायने रखते हैं और बिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सिर्फ रॉकेट और 20 mm की गन के साथ एक अटैक हेलीकॉप्टर को बिना लेग पीस वाले चिकन बिरयानी के साथ कंपेयर किया जा सकता है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। भारत और चाइना के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाई अल्टीट्यूड एरिया में एक्यूरेटली सर्वेलेंस करने के लिए DRDO की तरफ से भी एक ड्रोन को डेवलप किया गया है, जिसकी मदद से इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हर एक पॉइंट के ऊपर नजर रख सकता है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है और इसे DRDO की चंडीगढ़ बेस्ड लैब की तरफ से डेवलप किया गया है। DRDO के मुताबिक भारत सीरीज के जितने भी ड्रोन बनने वाले, इनको दुनिया का सबसे हल्का और फुर्तीला ड्रोन कहा जा सकता है और इनकी खास बात ये होने वाली है कि इनको लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि इसे इंडियन आर्मी किसी भी तरह के लोकेशन में इस्तेमाल कर सकता है। ये ड्रोन एक्सट्रीम कोल्ड के साथ साथ एक्सट्रीम हीट को भी बर्दाश्त कर सकते हैं और बारिश के दौरान भी एक्यूरेटली सर्वेलेंस कर सकते हैं। इन ड्रोन्स में नाइट विजन सिस्टम और थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कि जंगल एरिया में इंडियन आर्मी को दुश्मन को स्पॉट करने में काफी मदद कर सकते हैं। इसमें AI सिस्टम भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकता है और आगे चल के इन ड्रोन्स को स्वाम ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत, चाइना और श्रीलंका को लेके। चाइना की बात करें तो एक तरफ ये पाकिस्तान का अन्नदाता है, तो दूसरी तरफ नेपाल का गाइड, मेंटर या फिर कोऑर्डिनेटर है। जिस तरीके से चाइना हर चीज को अपना बताता है, ये बीमारी अभी नेपाल को भी लग चुकी है और नेपाल से मेरा मतलब अभी KP ओली तक ही सीमित है और नेपाल के लोगों से मुझे कोई वैर नहीं है। अब अगर KP ओली की बात सुने तो इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान नेपाली है। वीडियो को लाइक करने वाला भी नेपाली है, जबकि डिसलाइक करने वाला भी नेपाली है, सब्सक्राइब करने वाला भी नेपाली और ना करने वाला भी नेपाली है। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब भी नेपाली और ये नर्स भी नेपाली है। लेकिन असल दिक्कत अभी नेपाल में नहीं बल्कि लंका में होने वाली है, क्योंकि लंका में अभी नया रावण आ गया है। अब सबको पता होगा कि चाइना ने श्रीलंका से हम्बनतोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले रखा है। अब इसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से भी श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान किया गया था। भारत और जापान मिलकर कोलंबो पोर्ट से ऑपरेट करने वाले थे, लेकिन अभी अचानक से श्रीलंका की तरफ से कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 2019 में भारत और श्रीलंका के बीच साइन किए गए इस पोर्ट डील को शायद वो खारिज कर सकते हैं, जिसके अंदर भारत को कोलंबो पोर्ट में एक नई टर्मिनल को बनाने की इजाजत दिया गया था। इस डील में श्रीलंका के पास 51% शेयर मौजूद थे, तो ऐसे में श्रीलंका का पीछे हटना कोई आम बात नहीं है। बदले में इसके पीछे चाइना का हाथ, ये निस्संदेह कहा जा सकता है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से श्रीलंका के पॉलिटिशियन के साथ क्लोज डोर मीटिंग किए जा रहे हैं, यानी कि कोपचे में बुलाकर उनके साथ किस प्रकार की संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे सीक्रेट रखा जा रहा है। और ऐसे में श्रीलंका की किसी एक पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टी के मेंबर शामिल हैं, यानी कि श्रीलंका में किसी भी सरकार बने वो प्रो चाइना सरकार बनने वाली है। और श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ चुका है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से दिए गए $480 मिलियन की एड को भी लेने के लिए श्रीलंका अभी इनकार कर रहा है। बदले में वो चाइना से पहले ही $500 मिलियन की लोन ले चुके हैं और हो सकता है आगे चल के श्रीलंका पूरी तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, क्योंकि अभी श्रीलंका की फाइनेंशियल मार्केट में 12% से ज्यादा चाइनीज लोन से भर चुका है। यानी कि अगर जल्दी से जल्दी भारत कुछ नहीं करता है तो श्रीलंका में नया रावण आ जाएगा और इस बार रावण चाइनीज होने वाला है। अगला अपडेट ईरान को लेके है।
कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था कि ईरान की तरफ से भारत को छबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था। इस पर कल ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया, जिसके मुताबिक अभी जो स्टेटमेंट सामने आया था इसके पीछे कुछ लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, जबकि ईरान की ऑफिशियल का कहना है कि वो इस टेंडर में भारत को साथ लेके चलने वाले हैं। ईरान की रेलवे के डिप्टी मिनिस्टर सईद रसोली ने इंडियन एम्बेसडर के साथ एक मुलाकात किया था और उन्होंने बताया कि ये जो स्टेटमेंट अभी सामने आया था इसके पीछे कुछ लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट छुपा हुआ था। पिछले हफ्ते ये अपडेट आया था कि ईरान अभी भारत को छबहार और जहदन रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर करने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से अभी तक इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने वाले फंड एलोकेट नहीं किए जा रहे और ईरान अभी इस प्रोजेक्ट को आगे अकेले करने वाला है। जबकि इसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और फंड एलोकेट ना करने के पीछे जो वजह है वो ये है कि ईरान ने अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी ऑथराइज्ड एंटिटी को नॉमिनेट नहीं किया है, जो कि इस डील की टेक्निकल और फाइनेंशियल पैरामीटर को सेट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसे 2016 में ईरान और भारत के बीच साइन किया गया था, जिसमें छबहार पोर्ट से लेकर जहदान तक रेल नेटवर्क को बिछाया जाएगा, जो कि बाद में भारत को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करने में मदद करेगी। और छबहार पोर्ट को अभी ईरान, अफगानिस्तान और भारत की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। ये पोर्ट भारत के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि एक तो हमें सेंट्रल एशिया के साथ जुड़ने में मदद करता है और इसी के रास्ते हम सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड रूट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ग्वादार पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत को यह मदद करने वाला है, जिसे चाइना अभी डेवलप कर रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।